नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज महाराष्ट्र दौरा। मुंबई में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। शाम को प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ करेंगे संवाद। उत्तराखंड में ऑपरेशन प्रहार ऐतिहासिक। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने दी प्रतिक्रिया। कहा अपराधियों पर कसी जा रही नकेल। पिथौरागढ़ बवाल पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन। 3 नेताओं को 6 साल के लिए किया निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों और कार्यक्रम में व्यवधान का आरोप। देहरादून में पर्यटकों की कार खाई में गिरी। हादसे में 2 की मौत, गंभीर 3 घायल। यूपी के बिजनौर से घूमने आए थे चक्राता। और उत्तराखंड के पहाड़ों में भारी बारिश की चेतावनी। 30 सड़कें बंद। यमुनोत्री हाईवे पर मलबा गिरा। 4 जिलों में येलो अलर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जहां मुंबई में वो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। शाम 6 बजे सीएम धामी प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री प्रदेश से बाहर रह रहे उत्तराखंडियों से बातचीत करने वहां पर पहुंचे हुए हैं। और सीएम धामी के महाराष्ट्र दौरे को लेकर राजनीतिक और सामाजिक रूप से इसे अहम माना जा रहा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार को राज्यसभा के मेंबर नरेश बंसल ने ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस के पास पूरी पावर है और इस मिशन से अपराधी प्रदेश में कहीं भी छिप जाएं, उस पर कार्रवाई होकर रहेगी। नहीं, पुलिस के पास पूरी पावर है। प्रहार मिशन पावर के आधार पर ही चल रहा है। अपराधियों को छोड़ा ना जाए और सामान्य व्यक्ति को कोई कठिनाई ना हो, इसको लेकर पुलिस को पूरी छूट है और पुलिस उस पर काम कर भी रही है। जहाँ कहीं हम देखते हैं घटना होती है तो 2-4 दिन के अंदर अपराधी पकड़ा जाता है, कानून के हवाले होता है, फिर कानूनी प्रक्रिया में उसको जो भी सजा वगैरह होती है वो होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार को 5 वर्ष पूरे हो गए। एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी से सेवा, समर्पण और सुशासन का कार्यकाल बता रही, वहीं कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला और इसे मस्जिद, मजार और मदरसा की राजनीति करार दिया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा विकास नहीं बल्कि मदरसा, मस्जिद, मजार के नाम पर राजनीति करना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और इस एजेंडे पे हम फंसना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी मदरसा, मस्जिद, मजार इसका नाम लेकर के राजनीति कर रही है। उनके पास कोई दृष्टिकोण राज्य के विकास का नहीं है। उनके पास कोई दृष्टिकोण राज्य के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का नहीं है। उनके पास कोई भी किसी भी प्रकार का दृष्टिकोण, दूरदृष्टि राज्य की, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए, उसके स्तर को बढ़ाने के लिए कोई उनके पास दृष्टिकोण नहीं है। तो इसलिए इनका काम तो मदरसा, मस्जिद, मजार, ये 3 काम है, उसी काम में वो लगे हुए। देहरादून के सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में नाबार्ड की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है। उन्होंने
ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के तहत अधिक से अधिक परियोजनाएं शामिल करने और सभी विभागों को 3 दिन के अंदर अपने प्रस्ताव पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने धीमी गति से चल रही परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने और इसी के साथ कृषि बागवानी के लिए कोल्ड चेन और एकीकृत क्लस्टर आधारित बड़े प्रोजेक्ट तैयार करने पर जोर दिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लक्ष्य रखा गया है। हरिद्वार जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए 3 नई पुलिस चौकियां पुलिस को समर्पित की गई हैं। इसी के साथ रुड़की में महिला हेल्पलाइन और साइबर सेल के नए कार्यालय का भी शुभारंभ किया गया। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने इन सभी का उद्घाटन किया है। पेयजल विभाग की ओर से पुलिस को रायसी पुलिस चौकी, लक्सर कोतवाली की बाजार चौकी और झबरेड़ा थाना क्षेत्र की लखनऊता चौकी बनाकर सौंपी गई है। एसएसपी ने इस पर बताया कि तहसील परिसर के इस नए कार्यालय में महिलाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। वहीं साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों का भी आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रभावी ढंग से निस्तारण किया जाएगा। और बाजार चौकी कस्बा लक्सर, कोतवाली लक्सर और एक लखनऊता चौकी थाना जबरेड़ा, ये पेयजल विभाग द्वारा जो है बनाकर दी गई हैं। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो पुलिस को मॉडर्नाइजेशन के लिए जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उसी के तहत ये 3 चौकियाँ मिली हैं और आज ये हैंडओवर हुई हैं और बरसात के सीज़न से पहले हुई हैं, क्योंकि पहले वहाँ पे मेक शिफ्ट अरेंजमेंट था, टेम्प्रेरी अरेंजमेंट था और रेंटेड एकोमोडेशन में वो चौकियाँ चल रही थी। अभी मॉडर्न चौकियाँ जिसमें कि मालखाना और हवालात और मॉडर्न बैरक्स उसके साथ ये मिली हैं, तो निश्चित रूप से इससे पुलिस की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी, एफिशिएंसी में बढ़ोतरी होगी, हम अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। और इसके अतिरिक्त रुड़की में फीमेल हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन और इसके साथ में जो साइबर सेल है उनको एक अपना डेडिकेटेड ऑफिस मिल गया है और उसको अब हम समय के साथ साथ इम्प्रूव करते रहेंगे, क्योंकि साइबर में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। और जो महिला हेल्पलाइन है उसमें महिला संबंधी जितने प्रकरण होते हैं और जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं उनकी जो माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय है उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से 2 बार काउंसलिंग की जाती है, वो यहीं पर महिला हेल्पलाइन में की जाती है। तो उसके लिए ये ऑफिस अब तैयार किया गया है और उसमें पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति है। देहरादून मास्टर प्लान 2041 को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि एमडीडीए की ओर से जन सुनवाई शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान नागरिकों से मास्टर प्लान से जुड़े सुझाव और आपत्तियां प्राप्त की गईं ताकि शहर के भविष्य के विकास की रूपरेखा तैयार करने में जन भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि राजधानी बनने के बाद देहरादून में तेजी से शहरीकरण हुआ, जिससे आधारभूत सुविधाओं और संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। ऐसे में मास्टर प्लान 2041 का उद्देश्य सुनियोजित और संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। भी शहर हैं, हर शहर का ये ट्रेंड है कि वहाँ पर पूरे देश का भी ये ट्रेंड है कि जो हमारी शहरी आबादी है वो बढ़ रही है, यानी शहरीकरण बढ़ रहा है। या तो पुराने शहर बड़े हो रहे हैं या नए शहर विकसित हो रहे हैं। देहरादून चूँकि राजधानी बना, राज्य बनने के बाद तो एकदम से यहाँ पर दबाव बना और यहाँ पर आवासीय ज़रूरतें या जो व्यावसायिक ज़रूरतें वो बढ़ी और जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो व्यावसायिक या रेजिडेंशियल में परिवर्तित हुई। तो जो अवैध निर्माण की जहाँ तक बात है उस पर हम लोग लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। और पहले मास्टर प्लान में भी देखिए बहुत से ऐसे इलाके थे जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड में घर बन गए थे और उनको रेजिडेंशियल में परिवर्तित किया गया। क्यों? रामनगर विकास खंड परिसर में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए हैं। इस शिविर में अपर जिलाधिकारी विवेक राय, विधायक दीवान सिंह बिष्ट, एसडीएम गोपाल सिंह चौहान समेत अनेकों विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
शिविर के दौरान कुल 39 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बची हुई शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजते हुए अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने समय के साथ समाधान करने को कहा है। रामनगर में आज जो है बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ है। इससे पहले 45 दिनों की जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम जो हुआ था, उसी के क्रम में ये कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है। ये 15 दिन तक हमारा पखवाड़ा चलेगा। इसमें सभी विभागों को एक मंच में, 27 विभागों को एक मंच में बैठा करके जनता की समस्याओं का त्वरित तत्काल वहीं पे समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे अभी तक 39 शिकायतें आ चुकी हैं। इन शिकायतों में सभी विभागों को, काफ़ी विभाग ऐसे हैं जिनका मौके पे समाधान करा दिया गया है। कुछ विभागों को ये मौके पे जा करके वस्तुस्थिति के अनुसार समाधान करना है, और कुछ विभाग ऐसे हैं जिनके द्वारा यहाँ आ करके स्वयं उपस्थित होकर के ये आश्वासन दिया गया है कि इनका कार्य होने योग्य है और इसको हम तत्काल कर देंगे। उत्तराखंड जल संस्थान अधिकारी और कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर नेहरू कॉलोनी के मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। मोर्चा जल संस्थान को राजकीय विभाग घोषित करने की मांग कर रहा है। संयुक्त मोर्चे के सलाहकार गजेंद्र कपिल ने कहा कि बीते 6 जून को शासन को नोटिस देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते ये कदम उठाना पड़ा है। वहीं मुख्य संयोजक नंदलाल जोशी ने चेतावनी दी और कहा कि अगर मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो मोर्चा सचिवालय, विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा। और यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रामनगर विधानसभा क्षेत्र के सुंदरखाल में सोमवार को विद्युत विभाग की टीम ने पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी हैं और क्षेत्र का निरीक्षण किया। लंबे समय से बिजली सहित मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामीणों ने एक बार फिर से वनग्रामों को राजस्व गांव का दर्जा देने और जल्द ही विद्युतीकरण की मांग उठाई है। अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह कार्की ने इस पर बताया कि सुंदरखाल वन विभाग के अधीन क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में विद्युत विभाग ने गांव में विद्युतीकरण के लिए बिजली के पोल लगाने का काम शुरू किया था और कुछ जगहों पर पोल भी लगाए थे, लेकिन विभाग की आपत्ति के बाद ये काम रोक दिया गया। दीनदयाल योजना के अंतर्गत विद्युत लाइन बनाने का कार्य किया जाना प्रस्तावित था और उसमें हमने कार्य शुरू भी किया। और आप देख सकते हैं कि कुछ पोल यहाँ पर लगे हुए भी हैं, लेकिन फॉरेस्ट द्वारा इस पर आपत्ति की गई और वन भूमि अधिनियम के अंतर्गत अपराध भी पंजीकृत कर दिया गया, जिस वजह से हम इस कार्य को पूरा नहीं कर पाए। 2017 के आसपास पोल लगे थे हमारे गांव में। इसमें जो है वन विभाग ने आपत्ति जताई थी और हम लोग ये चाहते कि इसमें थोड़ा लाइट जल्दी आ जाए, तो कि थोड़ा खुशी का माहौल हो जाए। लोगों के बच्चे जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हम लेकिन तो अपनी जो लाइफ है गुजार ली, जो हमारी जनरेशन है थोड़ी इनका लाइफ जो है भविष्य अच्छे से उज्जवल हो। नैनीताल में सत्यनारायण मंदिर टंकी मोड़ के पास करीब 400 मीटर गहरी खाई में गिरा एक युवक गौरव डांगी एसडीआरएफ की तत्परता से सुरक्षित बचा लिया गया। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के सहयोग से चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू अभियान चलाकर युवक को बाहर निकाला गया। घायल को प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला चिकित्सालय भेजा गया। बता दें कि जिला कंट्रोल रूम नैनीताल से मिली सूचना पर एसडीआरएफ पोस्ट खैरना की टीम पोस्ट प्रभारी के नेतृत्व में आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची हुई थी। पांच जुलाई को गौला पुल के नीचे नदी में डूबे एक युवक का शव दूसरे दिन बरामद हुआ है। एसडीआरएफ टीम ने रस्सियों, कांटों और डीप डाइविंग उपकरणों की सहायता से नदी में लगभग 15 फीट गहराई तक गहन सर्च अभियान चलाया। नदी का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण आसपास की संभावित जगहों पर व्यापक तलाश की गई थी। मृतक की पहचान लाल कुआं हल्द्वानी निवासी प्रियांशु बिष्ट के रूप में हुई है।
उत्तराखंड के सभी जिलों में सोमवार को बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश, गर्जना और आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक और बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई। बागेश्वर जिले में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई गई। इसे देखते हुए प्रशासन को सतर्क रहने को कहा गया है। रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत और नैनीताल में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया। मौसम विभाग ने नदी नालों का जलस्तर बढ़ने, भूस्खलन और पहाड़ी क्षेत्रों में मलबा आने की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उत्तराखंड में मानसून के सक्रिय होने से प्रदेश भर में बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते सप्ताह भी भारी बारिश की वजह से वर्षा की तेज बौछारें देखने को मिली। वहीं अब मौसम विभाग ने आज और आने वाले सप्ताह में भी मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक ने बागेश्वर जनपद में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जताया है। जो है अभी मौसम जैसे हमने बताया था पीछे भी फोरकास्ट में कि भाई अभी एक्टिव रहने का टाइम है। और अभी जो पिछले 24 घंटे के दौरान अगर हम देखें बहुत भारी बारिश भी हमारे को बागेश्वर और उत्तरकाशी जिले में मिले भारी बारिश। बाकी पिथौरागढ़ में, चमोली में, देहरादून जिलों में भी प्राप्त हुई है। तो अभी आने वाले जो टाइम है उसमें भी हमने जो फोरकास्ट दिया अगले 12 तारीख तक के लिए, अगले एक सप्ताह, तो इसमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश अनेक से लेकर अधिकांश स्थानों पर आपको देखने को मिल सकती है, लगभग सभी जनपदों में। और जो चेतावनी है इसके लिए हमने चेतावनी में भी जो है अगले 24 घंटे के लिए बागेश्वर जिले में जो है बहुत भारी से बहुत भारी बारिश जैसे होने के चांसेस है, तो उसके लिए ऑरेंज अलर्ट रखा हुआ है। टिहरी गढ़वाल के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुलर सिरासू पुल के पास गंगा में नहाने के दौरान एक युवक तेज बहाव में बह गया। युवक अपने 4 साथियों के साथ मेरठ से घूमने आया हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की डीप डाइविंग टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और संयुक्त रूप से सर्च अभियान शुरू किया। गंगा का जलस्तर अधिक होने की वजह से एसडीआरएफ ने विशेष डीप डाइविंग उपकरणों और कांटों की मदद से संभावित जगहों पर गहन तलाश की। युवक की पहचान मेरठ के खाकर खेड़ा बाईपास निवासी 23 वर्षीय सार्थक के रूप में हुई है। कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियों को तेज कर दिया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी मूलभूत सुविधाएं 25 जुलाई तक पूरा करने को कहा है। साथ ही उन्होंने ये साफ कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांवड़ बैठक को लेकर विभिन्न स्तरों पर बैठकें कर ली गई हैं। जनपद स्तर पर आयुक्त महोदय के द्वारा और साथ ही प्रभारी मंत्री जी के द्वारा बैठक कर ली गई है। बैठकों में जो डायरेक्शंस दिए गए हैं डिपार्टमेंट उसके द्वारा धरातल पे कार्रवाई शुरू कर दी है। भले वो सड़क की रिपेयरिंग हो या फिर बिजली के काम हो, पानी के काम हो या फिर झाड़ी कटान आदि। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग को भी डायरेक्शंस दिए गए हैं। काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आज उसका रिव्यू भी किया गया है। सभी डिपार्टमेंट्स को युद्ध स्तर पर कार्य पूर्ण करने के लिए बताया गया। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज महाराष्ट्र का दौरा। मुंबई में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। शाम को प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ की बातचीत। उत्तराखंड में ऑपरेशन प्रहार ऐतिहासिक। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने दी प्रतिक्रिया। कहा, अपराधियों पर कसी जा रही नकेल। पिथौरागढ़ बवाल पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन। 3 नेताओं को 6 साल के लिए किया निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों और कार्यक्रम में व्यवधान का आरोप। देहरादून में पर्यटकों की कार खाई में गिरी। हादसे में 2 की मौत, 3 गंभीर घायल। यूपी के बिजनौर से घूमने आए थे चक्राता। और उत्तराखंड के पहाड़ों में भारी बारिश की चेतावनी। 30 सड़कें बंद। यमुनोत्री हाईवे पर मलबा गिरा। 4 जिलों में येलो अलर्ट।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।